नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में मैंने 14 से लेकर के आर्टिकल 14 से लेकर 22 तक की बात की है। इस आर्टिकल में हम जानेंगे आर्टिकल 23 से लेकर के 35 तक संविधान हमारा क्या क्या कहता है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं आर्टिकल 23 से 24 में क्या कहता है। आर्टिकल 23 से 24 कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आखिर ये शोषण किस चीज की बात कर रहा है। सबसे पहले हम जानेंगे आर्टिकल 23 क्या कहता है। अनुच्छेद 23, मानव तस्करी एवं बंधुआ मजदूरी का निषेध। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्सफुली जो लेबर होता है उसको क्या कहता है, प्रोहिबिट करता है हमारा संविधान। मानव तस्करी से क्या मतलब है, मानव तस्करी से मतलब है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। हम किसी भी इंसान की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, किसी भी इंसान के शरीर को हम एज ए व्यापार नहीं कर सकते, उसको किसी को बेच नहीं सकते। पहले के जमाने में राजा ऐसा करते थे, इंसानों को क्या करते थे, गुलामों की तरह एक जगह से दूसरी जगह पे बेचते थे। जब ब्रिटेन का अधिकार भारत पे था, पूरी दुनिया पे कॉलोनीज था, ब्रिटेन भी क्या करता था, मजदूरों को जबरदस्ती एक जगह से खरीद करके दूसरी जगह पे व्यापार करने के लिए करता था, कंपनियों में लगाता था। बंधुआ मजदूरी का क्या मतलब होता है, फोर्सफुली हम किसी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, मजदूरी नहीं करा सकते। ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग पैसे वाले लोग होते हैं, किसी ने किसी से उधार लिया हो, पहले के जमाने में भी होता था, अब कभी कभी देखने को मिलता है कि वो इंसान जब लोन नहीं चुका पाता है तो वो लोग क्या करते हैं, अपने खेतों में क्या करते हैं, जबरदस्ती उसको लंबे समय तक के लिए, उसकी आने वाली पीढ़ी भी क्या करती है, वहां पे जबरदस्ती मजदूरी करने लगती है। तो उसे क्या कहते हैं, बंधुआ मजदूरी। तो हमारा संविधान या राइट्स देता है, इंसान को मौलिक अधिकार देता है कि वह मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी को क्या करे, निषेध। अगर कोई ऐसा कृत्य करता है तो उसे दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा। ठीक है, यह ह्यूमन राइट्स को आर्टिकल 23 संरक्षित करता है। आर्टिकल 24 क्या कहता है हमारा संविधान का, कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध। बच्चे जो 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं, वो किसी भी कारखाने में खाद्यान्न या अन्य खतरनाक कोई भी ऐसा कारखाना हो, कंपनी हो या खदान हो जिसमें उनको उनके हेल्थ, मानसिक उत्पीड़न हो चाहे शारीरिक उत्पीड़न हो, उस पर प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे रोजगार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। ये हमारा संविधान ऐसा ताकत देता है। हालांकि बहुत सारे गैर हानिकारक कार्य होते हैं, कुछ ऐसे वर्क होते हैं जहां पे वो बच्चे अपने जीवन यापन के लिए काम करते हैं, तो ऐसे संस्थानों में वो प्रोहिबिट नहीं है। लेकिन ऐसा संस्थान या कारखाने, खदान जो उसके ह्यूमन और उसके मेंटल चीजों को उत्पीड़ित करते हैं, ऐसे चीजों को संविधान हमारा क्या देता है, उनके मौलिक अधिकार को संरक्षित करता है, ऐसे चीजों को वो प्रतिबंधित करता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 को। आइए आगे चलते हैं। आर्टिकल 25 से 28 क्या कहता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता अधिकार। उसमें आर्टिकल 25 क्या कहता है, अनुच्छेद 25 कहता है अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, उसके आचरण करने की स्वतंत्रता और प्रचार। अगर व्यक्ति चाहे तो वो किसी भी धर्म को, अंतरात्मा का मतलब अपने मन से किसी धर्म को किस तरीके से मानना है उसको मान सकता है। जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारे मानने के तरीके होती हैं, मान्यताएं होती हैं, तो हर हिंदू धर्म में ही बहुत ही डाइवर्सिटी है, तो हर व्यक्ति चाहे तो उस धर्म को अपने मन से, अपनी अंतरात्मा से मान सकता है। कोई बहुत पूजा करते हैं, कोई केवल बाहर से ही कर लेते हैं, कोई अपने अंदर से ही मन से कर लेते हैं, तो कोई किसी को रोकता नहीं है, ना कोई किसी को जबरदस्ती करता है। क्यों? क्योंकि ये हमें आर्टिकल 25 के द्वारा स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि सरकारें कानून बनाती हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी को जबरदस्ती अपने धर्म को मानने के लिए मजबूर करता है, ऐसी कहानियां सुनती हैं, आजकल न्यूज़पेपर में देखते हैं, तो वो कानूनन अपराध है कि किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम क्या करें, अपने मन से किसी धर्म को मानते हैं तो वो अपराध नहीं है, उसको आचरण कर सकते हैं, प्रोफेस करते हैं। आर्टिकल 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति चाहे तो उसके धार्मिक कार्य का, किसी भी अपने धार्मिक कार्य का क्या कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है। यह आर्टिकल 26 कहता है। आर्टिकल 27 क्या कहता है, किसी भी विशिष्ट धर्म, विशिष्ट धर्म मतलब किसी भी स्पेशल धर्म की अभिवृद्धि के लिए, उसको बढ़ाने के लिए करों के विषय में स्वतंत्रता। अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक कार्य के लिए दान देता है तो सरकार को उसको टैक्स में छूट देती है। जैसे
LIC कोई व्यक्ति, आप देखते होंगे लोग LIC कराते हैं, तो जो लोग LIC कराते हैं तो क्या होता है, जब वो ITR अपना भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो ITR में वो LIC को भी दिखाते। क्यों? क्योंकि LIC उनके जीवन की रक्षा के लिए होता है, तो उसमें सरकारें उसमें छूट देती हैं। उसी अनुसार अगर मान लीजिए कहीं पे केरल में नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, उस डिजास्टर को में अगर कोई व्यक्ति सरकार को PM केयर फंड में दान देता है, तो सरकार ऐसा नहीं है कि उस पर जाकर के कि अगर उसने 1 करोड़ दे दिया है तो उस पर टैक्स लगा दे। नहीं, अगर वो किसी धार्मिक सामाजिक कृत्य के लिए, सामाजिक अच्छे कार्य के लिए अगर कोई धन दान देता है तो उसमें टैक्स में छूट मिलेगी। और इसी तरह धर्म की अभिवृद्धि के लिए अगर वो पैसा देता है तो उसमें भी उसे छूट मिलेगी। आर्टिकल 27 कहता है। आर्टिकल 28 क्या कहता है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की विषय में भी स्वतंत्रता है, यह पर्टिकुलर हर व्यक्ति को मिलती है। आइए आगे जानते हैं आर्टिकल 29 और 30 क्या कहता है। आर्टिकल 29 और 30 कहता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। आर्टिकल इसमें जाइए जानते हैं 29 क्या कहता है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक का मतलब होता है इंग्लिश में माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक कौन होते हैं? अल्पसंख्यक ये नहीं होते कि जिसकी संख्या कम है वही अल्पसंख्यक होते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति किस जगह पे है, कहां पे रहता है। यूपी का एक आदमी, एक हिंदू व्यक्ति, अगर वो किसी मुस्लिम बाहुल्य इलाके में जाता है तो वो हिंदू वहां पे अल्पसंख्यक कहलाता है। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति किसी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में, हिंदू जहां पे जनसंख्या ज्यादा हो, बाहुल्य मतलब जनसंख्या ज्यादा हो, अगर वो वहां पे जाता है तो वो मुस्लिम आदमी वहां पे अल्पसंख्यक कहलाएगा। चाहे ये सिख पे भी फॉलो होता है, जैन, बुद्धिज्म सब पे फॉलो होता है। जिस व्यक्ति की जहां पे संख्या कम है वो वहां पे माइनॉरिटीज कहलाएगा। तो हमारा संविधान क्या कहता है आर्टिकल 29 कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, मतलब इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, अल्पसंख्यक केवल धर्म के आधार पर नहीं होते, अल्पसंख्यक भाषा के भी आधार पर होते हैं। बिहार का आदमी अगर तमिलनाडु जाके काम करता है तो उसकी भाषा वहां की भोजपुरी है, तब वो धर्म तो अलग बात हो गई, तो अभी बता ही दिया मैंने हिंदू मुस्लिम का, लेकिन भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर वहां भोजपुरी बोला तो वहां पे अल्पसंख्यक कहलाएगा। तो वो अल्पसंख्यक का मतलब वो धर्म के आधार पर भी हो सकता है, भाषा और लिपि के आधार पर और संस्कृति के आधार पर भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके हितों का संरक्षण, उसे संरक्षित करने का अधिकार आर्टिकल 29 देता है। मगर अल्पसंख्यक अगर दूसरे राज्य में जाता है, अगर कोई व्यक्ति अल्पसंख्यक है किसी दूसरे राज्य में जाके काम करता है, तो क्या वहां का बहुसंख्यक समाज उसे काम करने नहीं देगा? उसे वहां पे नौकरी करने नहीं देगा, उसे रहने नहीं देगा, उसे घूमने नहीं देगा? नहीं, यह हमारा संविधान उसको राइट्स देता है कि अल्पसंख्यक हो, लेकिन आपको वहां पे संविधान के द्वारा सच्चा है, आप वहां का बहुसंख्यक समाज आपको मजबूर नहीं कर सकता, आपके मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकता। ये कैसे हमको ताकत मिलती है? आर्टिकल 29 में। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको अपराध घोषित किया जाएगा, उसे अपराधी घोषित किया जाएगा, उस पर मुकदमा दायर किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि भारत भारतीयों के लिए, भारत सभी के लिए है, इसीलिए वो अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, सबको समानता का अधिकार आर्टिकल 14 कहता है। आर्टिकल 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटीज को शिक्षण संस्था स्थापित व संचालित करने का अधिकार। ठीक है, पहला आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यक है तो वहां पे उसके जो मौलिक अधिकार है वो संरक्षित रहेगा। संरक्षित रहने का अगर वहां पे रहने लग गया तो वो फ्यूचर में हो सकता है कि अपने कम्युनिटी के लिए या सभी के लिए वहां पे वो शिक्षण संस्थान स्थापित करे, या व्यापार जैसा स्थापित करना चाह रहा है, कोई बिजनेस डालना चाह रहा है, या कोई इंस्टीट्यूट स्थापित करना चाह रहा है, तो बिल्कुल वो कर सकता है। वहां पे आर्टिकल 30 ये कहता है अगर वो शिक्षा संस्था स्थापित करता है तो उसे संचालित भी कर सकता है, कोई भी उसको रोक नहीं सकता है। एक आर्टिकल 30 हमें इजाजत देता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 32 किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे टफ भी पड़ता है, जिसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इंग्लिश में से कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान निर्माता है, उन्होंने संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा कहा है। कहा है क्या? संविधान की आत्मा। बहुत सारे लोगों ने इस पे आज भी विवाद है, बहुत सारे लोगों ने क्या कहा है? प्रियम्बल को, हमारे संविधान के प्रियम्बल को, संविधान के प्रियम्बल को आत्मा कहा है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, भीमराव अंबेडकर जब पूछे, भीमराव अंबेडकर ने किसे आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचार को। क्यों कहा है? अंबेडकर ने ऐसा क्या, जो जिन्होंने संविधान बनाया उसने इसको आत्मा क्यों कहा है? क्योंकि इसमें लिखा है संवैधानिक, इसमें दो टर्म देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
उपचार का मतलब जैसे कोई किसी व्यक्ति को रोग लग जाता है तो डॉक्टर उसका उपचार करता है ना, उसी तरह संवैधानिक उपचार, संवैधानिक का मतलब अगर संविधान में जो चीजें लिखी हैं उसको फॉलो नहीं किया जाता है, लोगों के मौलिक अधिकारों को छीना जाता है, तो संविधान उसको क्या करता है, उसका उपचार करता है। कैसे? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी राज्य, कोई भी सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो वैसे कानून को, वैसी चीजों को, वैसे जो सारी व्यवस्था बनाई गई उसको क्या कर सकता है, निरस्त कर सकता है। ये किसको दी गई ताकत? सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को संविधान का अभिभावक, प्रहरी भी कहा जाता है। ये कैसे करता है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट्स दी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, 5 रिट्स दी गई हैं। वो रिट्स क्या है, बारी बारी से मैं आपको बताता हूं। रिट्स का मतलब एक तरीके से एक है पावर। रिट्स को आप पावर के टर्म में समझिए। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब अगर कोई भी पुलिस किसी को गिरफ्तार कर लेती है, गिरफ्तारी का आदेश जारी कर देती है, तो वह अधिकारी को आदेश देता है कि उस बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थित करे, उसे कैद करने की वजह बताए। न्यायाधीश उनके कारणों से असंतुष्ट होता है उस रीजन से, तो उसको बाइज्जत बरी करने का आदेश देता है। मतलब इंसान के मौलिक अधिकारों को अगर कोई भी पुलिस या कोई भी संस्था छीनना चाह रही है, जबरदस्ती उसे गिरफ्तार कराती है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत है या कोर्ट के पास ये ताकत है कि वो उसके कारण को बताना होगा, उसे उपस्थित करना होगा। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे के अंदर कोर्ट के पास समक्ष उपस्थित करना होता है। उस पर क्या चार्जेस लगाया गया है उसे दिखाना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो उसे सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, बाइज्जत बरी कर सकती है। इससे लोगों के मौलिक अधिकार बचते हैं ना। कोई भी ताकतवर व्यक्ति किसी कम ताकतवर व्यक्ति या कम पैसे वाले व्यक्ति को जबरदस्ती किसी भी चीज में आप फंसा नहीं सकता। दोनों के मौलिक राइट्स उस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दिखाता है कि हमारा कानून के सामने सभी लोग, आर्टिकल 14 क्या कहता है, कानून के सामने सभी लोग समान होते हैं। मैंने बताया था कि कानून के सामने आंखों पे पट्टी बंधी रहती है। क्यों? क्योंकि वो किसी के पक्ष में नहीं होता। दूसरा आर्टिकल कहता है परमादेश। परमादेश को इंग्लिश में कहते हैं मैंडमस। मैंडमस क्या कहता है, इसके द्वारा जो न्यायालय है वो किसी भी अधिकारी को आदेश देता है कि वो उस कार्य के करे जो उसके अधिकार क्षेत्र होता है। कोई भी अधिकारी जो उसका अधिकार है, जितनी उसकी पावर है, केवल उसी का यूज कर सकता है। अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के किसी चीज को, किसी पावर को यूज नहीं कर सकता। यह क्या कहता है, परम आदेश। परम आदेश का मतलब नाम में ही है, परम आदेश, मैंडमस। तीसरा है रिट प्रतिषेध, प्रोविजन। अगर आप हिंदी में प्रतिषेध नहीं समझते हैं, प्रोविजन का मतलब होता है मना करना। मना करने का मतलब है कि न्यायालय किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकता है। परमादेश किसके, प्रतिषेध किसके विरुद्ध जारी हो सकता है, चाहे वो न्यायिक संस्था हो चाहे अर्ध न्यायिक संस्था हो। इसके माध्यम से न्यायालय न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलने के कार्य करने से रोकती है। लगभग जो परमादेश था वो अधिकारी के विरुद्ध था, ये न्यायालय अर्ध न्यायिक संस्था के खिलाफ। अगर वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाता है तो न्यायालय क्या कर सकती है, उसको मना कर सकती है कि आप रुक जाइए, अपने अधिकार क्षेत्र से मत जाइए। उत्प्रेषण क्या कहता है, सेरिटरी। उत्प्रेषण ये कहता है ये कोई भी वरिष्ठ न्यायालय अपने निचले न्यायालय, अपने से नीचे की जो न्यायालय है उसके खिलाफ यूज कर सकती है। मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट है, आजकल आप देखते होंगे कि हाई कोर्ट बहुत सारे फैसले करता है, सुप्रीम कोर्ट उसके फैसले को क्या करता है, या तो हटा देता है, निरस्त कर देता है, या चेंज करने के लिए कह देता है। ऐसा कैसे होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वरिष्ठ न्यायालय है, वो हाई कोर्ट के ऊपर जाती है, और हाई कोर्ट के पास क्या ताकत होती है, अपनी लोकल कोर्ट जो होती है, जो निचली अदालत होती है, उसके फैसलों को बदल सकता है। ये पावर शेयरिंग है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को, हाई कोर्ट लोकल क्यों करती है ऐसा, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाई कोर्ट ने अपने जुडिशरी से, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के ये फैसला सुना है जो उसके अंडर कंस्ट्रक्शन में नहीं आता है। जैसे मौलिक अधिकारों को से रिलेटेड कोई फैसला है वो कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट देखता है। प्रियम्बल में अगर कोई बदलाव हो रहा है, इसका अधिकार संविधान में किसको दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को दिया गया, ना कि हाई कोर्ट को। तो अगर हाई कोर्ट ऐसे फैसलों पे देती है निर्णय, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उसको चेंज कर सकती है अगर उसे लगता है कि इस गलत फैसला दिया गया है। तो ये किसे कहते हैं, उत्प्रेषण। ठीक है। अधिकार पृच्छालेख, क्वाय वारंटो, आखिरी जो रिट है उसे कहते हैं अधिकार पृच्छालेख। अधिकार पृच्छा का मतलब होता है अधिकार पूछना, पृच्छा का मतलब होता है पूछना। या ये अंतिम रिट है, इसमें जो कोर्ट होती है क्यो वारंटो अपने स्वविवेक से किसी भी अधिकारी से पूछ सकती है कि ये जो आपने फैसले लिया है ये किस आधार पर लिया है, किस कानून के अधिकार पर आपने ये फैसला लिया है।
ठीक है, ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। आपको इंग्लिश और हिंदी में सेम वैसा ही याद करना है जैसा ये दिया है। कभी कभी किसी पेपर में क्या करता है कि हिंदी में ना लिख करके सीधे इंग्लिश में कर देता है, अभी ताजा एक पेपर में हुआ था। आइए आगे चलते हैं। लास्ट आर्टिकल 33 क्या कहता है? आर्टिकल देखिए 14 से लेकर के, क्योंकि मूल अधिकार 12 से 35 तक है, 12 से 35, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 14 से 32 तक, इसी से ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं। आर्टिकल 33 क्या कहता है? सशस्त्र बल। सशस्त्र बल मतलब इसमें सेना भी आता है, इसमें पुलिस भी आते हैं। सशस्त्र बल, जो भारत की सशस्त्र बल है, उनके ताकत पर यह रोक लगाता है। उनकी जो ताकत होती है उन पे क्या करता है? संसद के पास अधिकार है कि वह उनकी ताकत को कुछ हद तक सीमित करता है। क्यों सीमित करता है? क्योंकि अगर सेना चाहे तो इस हवाले से यह नहीं कर सकती। आर्टिकल 19 का 2 क्या कहता है? आर्टिकल 19 का 2 और 19 का 3 कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी 4 जगह पे मिलकर, किसी चाय टपरी पे मिलकर के वो बात कर सकते हैं, या कहीं पे भी 4 लोग मिलकर के बात कर सकते हैं, और कहीं पे भी कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी पार्टी बना सकते हैं। यह हमारा संविधान उसको अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अपवाद की कंडीशन अलग है, धारा 144 जब लागू होती है वो छीनी जा सकती है, ठीक है, लेकिन जनरल अवस्थाओं में लोगों के पास अधिकार होता है। तो आर्टिकल 33 कहता है, लेकिन ये सेना के पास अधिकार नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जब सेना में है, जब तक वो सेना में ड्यूटी कर रहा है, वहां पे घर पे आने के बाद नहीं, जब तक वो सेना में है, तो सेना के रूल में यह है कि संसद का ऐसा कानून है। क्यों? क्योंकि अगर सेना को भी आर्टिकल 19 के 2 और 3 के अधिकार, मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता, तो सेना का व्यक्ति क्या कर सकता है? वो मिलकर के अपने सेना के लोगों के साथ मिलकर पार्टी बना ले। अब पार्टी बना करके, गुट बना करके वो सरकार के खिलाफ चला जाए, राज्य की सरकार के खिलाफ चला जाए। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट, ऐसी विवाद की स्थिति ना हो, तो क्या होता है? संसद को ऐसा कानून है कि वो मिलिट्री और पुलिस बल को क्या करती है? उसकी पावर को सीमित करने का अधिकार देती है, उसकी पावर को। ये कैसे होता है? आर्टिकल 33 के द्वारा। आर्टिकल 34 क्या कहता है? मार्शल लॉ। ये अंग्रेजी कानून के से ही लिया गया है। मार्शल, मार्शल शब्द इंग्लिश शब्द है। ये मार्शल लॉ अंग्रेजों ने लाया था जब क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी, हमारे न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों को क्रांति की में जोड़ा जा रहा था। तो उस समय क्या हो रहा था? अंग्रेजों ने मार्शल लॉ ले आया कि अगर कोई भी क्रांतिकारी या कुछ ऐसी घटनाएं मार्केट में या समाज में होती हैं कि जो कि समाज को में विरुद्ध क्रांति की ज्वाला भड़काने के लिए है, तो अंग्रेज क्या कर सकते हैं? बिना उनको वारंट दिए, बिना उनको पूछे क्या कर सकते हैं? उनको गोली भी मार सकते थे और उनको गिरफ्तार भी कर सकते थे। जब तक चाहे वो जेल में डाल सकते थे। यही हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड में। क्या हुआ था? मार्शल लॉ लागू था, लोगों को नहीं पता था। जनरल डायर ने क्या किया? केवल मार्शल लॉ के आधार पर ही उसने वहां पे गोली चलवा दी, हजारों लोग मर गए। तो वही मार्शल लॉ ऐसा नहीं कि केवल पुराने जमाने में था, आज भी भारत में मार्शल लॉ बहुत सारे देशों में लागू है। क्यों लागू है? अनुच्छेद 34 के अंतर्गत। जैसे अभी करंट में नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में लागू है। कोई भी राज्य का कोई भी संगठन अगर भारत से अलग होने की, अगर भारत की सॉवरेनिटी पे उंगली उठाता है या भारत से अलग होने की रखता है, और भारत सरकार के पास कोई चारा नहीं रह जाता है कि मार्शल लॉ के लगाने के अलावा वो ऐसे कृत्य करते हैं, तो भारत सरकार वहां पे वैसे जगहों पे कह सकती है, मार्शल लॉ लगा सकती है कि अगर सेना देखती है कि कोई व्यक्ति ऐसा कृत्य कर रहा है तो उसे डायरेक्ट गोली मार सकती है, या जो भी वो गिरफ्तार कर सकती है। ये किसके पास अधिकार है? सेना के पास। और ऐसा कैसे कर सकती है? संसद। किसके आधार पर? आर्टिकल 34 के अलावा। ठीक है, कभी कभी नेसेसरी हो जाता है, इस पर काफी विवाद भी है, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट इसे जांच करती रहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सरकार के लिए कभी कभी ये मैंडेटरी हो जाता है। आर्टिकल 35 सबसे लास्ट आर्टिकल क्या कहता है? यह प्रावधान करता है कि कुछ मौलिक अधिकारों को लागू करने के उद्देश्य से कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है। मतलब मौलिक अधिकारों में चेंज करने की ताकत, मौलिक अधिकारों को बदलने की ताकत, मौलिक अधिकारों को चेंज करने की ताकत, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? संसद। संसद हैव द राइट्स टू चेंज द एनी काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके, आखिरी चलते हैं। मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है? कंक्लूजन में आते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक के अधिकार मौलिक अधिकार होते हैं, इसमें से 14 से 32 तक के अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। ये ज्यादातर नागरिकों को क्या करते हैं? ये नागरिकों के विकास के काम में आते हैं। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? नागरिकों के विकास के लिए काम आते हैं। कैसे विकास? कि संविधान में उनको मौलिक अधिकारों के द्वारा सुरक्षा दी गई है कि अगर राज्य या कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को छीनता है, तो वो उसके
क्या कर सकता है, उसके लिए वो लड़ सकता है, अपने मौलिक अधिकारों को पाने के लिए लड़ सकता है, ठीक है, कोर्ट जा सकता है। तो कैसे कैसे, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला का मतलब, कोई भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री डेमोक्रेटिक तभी है जब उसमें फंडामेंटल राइट्स, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को देखा जाए, फंडामेंटल राइट्स को फॉलो किया जाए, छीना न जाए, तभी वो देश लोकतांत्रिक देश कहलाता है। यह राज्य की तानाशाही के पर नियंत्रण रखता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मजबूत करता है। मैंने पहले ही बताया कि राज्य अगर जबरदस्ती मौलिक अधिकारों को छीनता है तो क्या कर सकता है, संविधान उसको अधिकार देता है कि आप राज्य के खिलाफ भी लड़ सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपने मौलिक अधिकारों को पा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर ये जांच करता है और ये पाता है कि राज्य ने ऐसे कानून बनाया है जो लोगों के मौलिक अधिकारों को छीनता है, तो उसको क्या कर सकते हैं, उस कानून को निरस्त कर सकती है। मौलिक अधिकारों का सामाजिक न्याय की नींव रखते हैं। सामाजिक न्याय, जनता को न्याय ही तो मिलता है, जनता कहाँ जाए, न्याय सरकार के विरुद्ध नहीं लड़ पा रही है तो कोर्ट से और संविधान के द्वारा उसे क्या करती है, सामाजिक न्याय मिलता है। यह अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा करते हैं। मैंने पहले ही बताया आर्टिकल 29 और 30 क्या था, जो माइनॉरिटीज थे, जो भारत में दूसरी जगह पे रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वहां पे उनके धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर उनको वहां पे क्या मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है। जो गरीब तबके का आदमी है, पिछड़ा वर्ग है, कमजोर वर्ग है, उसे क्या मिलता है, मौलिक अधिकारों के, उसको कोई भी हनन नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी पावरफुल व्यक्ति हो। संविधान में सबको समानता का अधिकार है। आर्टिकल 14 क्या कहता है, सभी व्यक्ति समान हैं। यह राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष के ताने बाने को सुदृढ़ करता है, सेक्युलरिज्म की बात करता है कि धर्म निरपेक्ष, कि किसी धर्म, कोई विशेष धर्म किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी राष्ट्र के लिए नहीं है, सभी लोग के मौलिक अधिकार समान है, चाहे वो सभी लोग किसी भी धर्म से हो। आई होप आप समझ गए। ये लेक्चर तभी आपको समझ में आएगा जब आप पार्ट 1 को भी ध्यान से देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक भी दे दूंगा, आप दोनों देखिए, बार बार देखिए वीडियो, तो आपको चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। धन्यवाद।